हेलो बच्चों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एग्जाम बाई संकल्प पर। तो मैं आप लोगों के देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का, जो कि आप लोगों को बहुत ही पेपर में ये क्वेश्चन जो है ना हूबहू मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कौन कौन सा है, देखो ये सामाजिक विज्ञान का, ये सामाजिक विज्ञान का जो ना ये आपका क्वेश्चन है, ये क्लास 10th का है। ठीक है ना, क्लास 10th का है। तो ये जो पेपर है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है हूब पेपर में मिलेगा। देखो कितने बार कौन क्वेश्चन आया है ये भी मैं लिखा हूँ। ये 2019 में भी आया है, 20, 22, 23 में भी, यानी लगातार ये प्रश्न आने वाले क्वेश्चन है। यानी ये 10 साल यानी 5 साल से लेकर के इसका मैं निचोड़ इसमें निकाला हूँ और बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये प्रश्न। ठीक है ना। तो उत्तर के साथ है हमारा। ठीक है ना। पहला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये आपका रहा प्रश्न। अगर इसको हम कैसे लिखेंगे ये तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। तो इसको लिखने से पहले हम उसको बारे में जानेंगे कि ये नमक सत्याग्रह क्या था। पहला हम हेडिंग डालेंगे नमक सत्याग्रह आंदोलन, उसमें ये चीज़ हम लिखते हुए आएंगे। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन, तो कोई मिस्टेक हुआ है, वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने मांग के लिए जारी में वे समाज के सभी वर्गों को खत्म किया। मैंने 11 को मांग किया था। ठीक है ना, और खत्म किए। उसके बाद देखो, गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारादारी में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। महात्मा गांधी ने यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। तो जो मैं लिखा हूँ इस कहानी से आप लोग पढ़ करके अच्छे से और अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखा हूँ वही लिखोगे। अगर देखो कितना अच्छा राइटिंग में लिखा हूँ, इस तरह राइटिंग में लिख देते हो अच्छे से तो आपको फुल में फुल नंबर मिलने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हम क्या करेंगे, हम हेडलाइन में लिखेंगे, यानी ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है ना। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नामक यात्रा शुरू कर दी। वॉलंटियरों को लेकर के अपने यात्रा क्या कर दिए, शुरू कर दिए। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर, देखो दूर, दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। इस तरह गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया, नमक कानून को तोड़ दिया। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का जवाब। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न का जवाब क्या हमारा है, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों का विवेचना कीजिए। ये भी आपका बहुत ही पेपर में बार आया हुआ है प्रश्न। ठीक है ना। इसको हम कैसे मतलब कि उत्तर देंगे। भारत में अनेक प्रकार की उच्चवच जलवायु, भू आकृति और वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई। देखो उच्चवच मतलब कि विभिन्न प्रकार के जलवायु और मिट्टी भी ऊंच प्रकृति के, उच्चवच मतलब ऊंच प्रकृति के। तो पहला हेडिंग हम क्या डालेंगे इसमें, जलोढ़ मिट्टी। क्या डालेंगे, जलोढ़ मिट्टी। इसको अच्छा से हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल करके लिखेंगे। ठीक है ना। भारत का संपूर्ण उत्तरीय मैदान
जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जलाए गए निपेक्षों से बनी है। यह मृदा गन्ना, चावल, गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। ये पहला हेडिंग हो गया। अब दूसरा हेडिंग हम डालेंगे काली मृदा। क्या डालेंगे? काली मृदा हेडिंग डालेंगे। दूसरा हेडिंग, इसमें हम क्या लिखेंगे? इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रोगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मृदाएं महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की पठार में पाई जाती हैं। तीसरा हेडिंग क्या हम डालेंगे? लाल या पीली मिट्टी मृदा। इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक मात्रा में होने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कहीं कहीं पर यह पीली भी होती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये सब अगर ऐसे लिख देते हो बाबू, देखो कितना अच्छा से लिखा हूँ, अगर ऐसे लिख देते हो ना तो आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देखो कितना और अच्छा से है ये। भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपके पेपर में अगर ना मिले ना तो हम हमारे मतलब कि कमेंट में आप लोग उस टाइम बताइएगा कि सर आपका जो दिए थे उसमें से एक भी नहीं आया। ठीक है ना? 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। पहला हम हेडिंग डालेंगे 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकारें और राज्य सरकारें बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा रूप जोड़ा गया। ठीक है ना? अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम? शक्तियों का बंटवारा। दूसरा हेडिंग डालेंगे शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है ना? तो यह आपका रहा दूसरा। तीसरा क्या है? कठोर संविधान। तीसरा हम हेड डालेंगे कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र और देखो संविधान और केंद्र राज्य के नीचे सत्ता का बंटवारा लिखित है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 कितना 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके हम कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। अगर बाबू ये पीडीएफ पाना चाहते हो, मैं बार बार कहता हूँ कि इस नंबर पर क्या करो, कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करो। अगर इस पर व्हाट्सएप करते हो उसमें आपको लिखना है कि कौन सा आपका पीडीएफ चाहिए या किस टाइप का चाहिए, मैं उसमें आप लोगों को भेज दूंगा। हाँ, आपका अपना नाम और अपने गांव का नाम बता देना है कि मैं इस ग्राम से हूँ, ये आपका नाम क्या है। ठीक है ना? तो थैंक यू, धन्यवाद। हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर ऐसी ही वीडियो शेयर करिए हमारा, जो कि सभी बच्चों को लाभ मिले। अगर ऐसे वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।